हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर नंबर 20 जो कि है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कवर करेंगे। कल की वीडियो में हमने चैप्टर 19 प्राइम मिनिस्टर के जितने भी क्वेश्चन थे उस सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है और वो कहीं ना कहीं किस पैटर्न को फॉलो करता है, ब्रिटिश पैटर्न को, क्योंकि बिकॉज जब ब्रिटेन यहाँ पे था इंडिया में तो वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया हमारे इंडिया के लिए। ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं जिसे हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो रियल एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं। ठीक है। तो दो एग्जीक्यूटिव हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनमें मेन पावर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है। एंड ये एक तरह के सोशो पॉलिटिकल सिस्टम को हम कैसे अथॉरिटी, इनके पास पावर है कि सोशो पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करके रख सकें। एंड जो प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, वो कहीं ना कहीं डिटेल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिखेंगे। ठीक है। भले ही वो डिटेल में मेंशन ना किए गए हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 74 एंड 75। वो कहीं ना कहीं डील करता है इन अ ब्रॉड, स्केची एंड जनरल मैनर में। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 74 की, तो आर्टिकल नंबर 74 में आपको देखने को मिलेगा इट डील्स विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्टेटस क्या है। एंड आर्टिकल नंबर 75 डील करता है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाएगी मिनिस्टर्स की, उनका टेन्योर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या दी गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, ओथ किस तरीके से लेंगे, सैलरीज क्या होंगे, अलॉयंस क्या होंगे उन मिनिस्टर्स की। तो वो सब चीज़ें हमें 75 में देखने को मिलती है, आर्टिकल नंबर 75। इसके अलावा कोई भी क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से वो काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। अब हम एक एक करके इस आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 की। आर्टिकल नंबर 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर के टाइम पे भी डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे भी डिस्कस किया था, और अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज आर्टिकल नंबर 74 कहीं ना कहीं 3 चीज़ों के बारे में बात करता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में भी बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल में बेसिकली मेंशन किया गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, जो एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एडवाइस। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस उसको हेड कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो भी एड या एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को इसके हिसाब से जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है, मैं रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। यानी जो फर्स्ट टाइम पे जो भी एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को फर्दर रिकंसिडर करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस हमें एक बार रिकंसिडर कर लो कि आपने जो एडवाइस दी है वो सही है नहीं है, या फिर उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो इस तरह की चीज़ें प्रेसिडेंट कह सकता है। ठीक है। प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस टेंडेड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। यानी बाद में जब वो एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है जो वापस से उनके पास आएगी, तो उस एडवाइस को उन्हें फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। द एडवाइस टेंडेड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी इंक्वायर्ड टू एनी कोर्ट। यानी जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है प्रेसिडेंट को कि भाई आप इस तरह से काम कीजिए, जैसे कि हम देखते हैं इमरजेंसी जब लगानी होती है तो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को कि भाई सिचुएशन क्रिटिकल है, आप यहाँ पे इमरजेंसी लगा दीजिए। इसके और बात की जाए, जैसे मान लो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या फिर सिर्फ राज्यसभा सेशन में, लोकसभा सेशन में नहीं है, तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई, तो उस केस में ऑर्डिनेंस लाना है, तो उसकी एडवाइस भी कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी एडवाइस जब प्रेसिडेंट को दी जाती है, तो प्रेसिडेंट जो एडवाइस आ रही है उसको एक बार कह सकता है कि आप रिकंसिडर कर लीजिए कि एडवाइस सही है नहीं है, फिर उसमें कोई चेंजेस करने हैं। बट अगर मान लो वही सेम एडवाइस वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दे दी, तो उस एडवाइस को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है, वो बाइंडिंग होता है। ठीक है। और जो भी एडवाइस दी जाएगी काउंसिल के द्वारा प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को कहीं ना कहीं आप जुडिशरी में या फिर कोर्ट के अंदर जो है इंक्वायरी नहीं कर सकते कि भाई ये जो एडवाइस दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सही नहीं थी, तो ये क्यों एडवाइस दी, तो उस चीज़ के ऊपर जो है कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती जो भी एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 75। इसमें बेसिकली मेंशन किया गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट किसके एडवाइस में, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका लीडर जो होगा उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर देंगे, और एक बार प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया गया तो उसके बाद जो भी मेंबर्स हैं उनमें से किस किस को मिनिस्टर बनाना है उसकी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देंगे प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट उनको बेसिकली मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना होगा, बताया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। अगर हम देखें तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 552। ठीक है। बट
एट प्रेजेंट हम देखेंगे तो लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 545 है। तो 545 का आपको 15% निकालना है, तो जो भी आई थिंक 60 to 70 इतनी करीबन जो है मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। तो इतना आपको जो है टोटल स्ट्रेंथ रखना है, इससे ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, ठीक है। और ये प्रोविजन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन था, नहीं, इसको बाद में ऐड किया गया है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर्स होंगे प्लस प्राइम मिनिस्टर को मिला के आपका जो है टोटल जो लोकसभा है, मान लो टोटल लोकसभा में 545 मेंबर्स है, ठीक है। तो 545 मेंबर्स में से आपको सिर्फ 60 या 70 ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर जो है मिनिस्टर बना सकते हैं, और मिनिस्टर बना के उनको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री असाइन कर सकते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। और बाकी जो होंगे वो एज अ मेंबर की तरह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम करेंगे, और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर है वो एज अ जो मिनिस्ट्री उन्हें दी गई होंगे उसके फंक्शन से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज़ डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। यानी कि चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग क्यों ना करते हो, अगर उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, कि कोई डिफेक्शन है, हम देखेंगे आगे चल के क्या होता है वो, तो उसके तहत अगर उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो अगर आप सोच सकते हो अगर एमपी एज ए एमपी कोई पर्सन मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उसको मिनिस्टर के पद से भी बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्यों? बिकॉज अगर मान लो इलेक्शन हुए थे, सबसे पहले वो एज अ मेंबर के तौर ही चुन के आए थे। मेंबर जब वो बने पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा के मेंबर बने हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर बने हो, बट सबसे पहले वो मेंबर बनते हैं, उसके बाद उन्हें पर्टिकुलर मिनिस्ट्री असाइन की जाती है उन पर्टिकुलर मेंबर्स को, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा मेंबर ही आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो आपसे जो मिनिस्ट्री आपको दी गई है उससे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका इलेक्शन में मान लो कुछ करप्शन हुआ हो, या फिर अभी हम देखेंगे बेसिकली डिफेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, किस तरीके से डिफेक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग अ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी कि जो मिनिस्टर है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट चाहे कभी भी मिनिस्टर्स को हटा सकते, नहीं। अगर कोई मिनिस्टर और उनकी जो एडवाइस है कहीं ना कहीं वो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखती है, तो उस केस में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप इस मिनिस्टर को निकाल दीजिए। पहले नॉर्मली देखा जाता है अगर कोई भी मिनिस्टर के साथ कोई भी इशू आ रहा है तो नॉर्मली मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोल दिया जाता है, बट इन केस अगर मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं कर रहा तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को आप निकाल दीजिए, तो फिर उसके द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। तो ये मतलब है हमारे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। यानी कि जो लोकसभा है उस पहले ही ऐसे मेंबर थे लोकसभा के, फिर बाद में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्ट्री मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं जो भी एक्ट या पॉलिसीज़ लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर जो लेजिस्लेचर है वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है तो उन्हें उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। और जो लोकसभा में इनकी अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छे से इनके बीच में जो है कह सकते हैं बातचीत होगी, मेंबर्स का इन्हें सपोर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं लोकसभा तब तक अच्छे से काम करती रहेगी। अगर मेंबर्स का अगर सपोर्ट हट गया तो सरकार गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए, जो भी वो काम करते हैं उन्हें हर चीज़ जो अगर उनसे क्वेश्चन पूछ जा रहा है तो उसके लिए उसको जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर मतलब जो भी मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के एज अ मिनिस्टर चुने जाते हैं तो वो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले एक सीक्रेसी ऑफ ओथ लेते हैं। तो वो ओथ कौन दिलवाता है? उन्हें प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मेंटेन किया जाता है सीक्रेसी को कि जो भी वो पॉलिसीज़ वगैरह लेके आएंगे तो जब तक उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम नहीं आता उससे पहले आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, उसको सीक्रेट रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आइदर हाउस ऑफ एनी पीरियड ऑफ 6 मंथ कॉन्सिक्यूटिव मंथ शेल सीज टू बी मिनिस्टर। यानी अगर मान लो कोई भी पर्सन है, भले ही वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं, ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, बट फिर भी उसको मिनिस्टर बना सकते हो आप सिर्फ 6 महीनों के लिए, ठीक है। यानी 6 महीने के अंदर आपको उस पर्टिकुलर मतलब पर्सन को जो मिनिस्टर बना हुआ है उसे 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो कोई भी हाउस का मेंबरशिप नहीं लेता है तो उस केस में उसकी जो मिनिस्टरशिप है उसे छीन ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ अ मिनिस्टर शेल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक बार जैसे आपने उनको बेसिकली अपॉइंट कर लिया, उसके बाद जो भी पार्लियामेंट ने सैलरीज वगैरह उन्हें बताई होगी तो उस हिसाब से उन्हें सैलरीज अलाउंस वगैरह मिलेगी, ठीक है। और पार्लियामेंट देखा जाए तो टाइम टू टाइम जो इस चीज़ को चेंज करती रहती है, जो भी एक्ट वगैरह लेके आते हैं उसके दौरान उनकी सैलरी को बढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट में आपको कौन कौन चीज़ें मिलेगा? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो पार्लियामेंट एक्ट निकालेगी, एक्ट के थ्रू भी दोनों हाउसों से पास करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की एसेंट लगेगी, तब जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 77। ये बेसिकली बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी बिजनेस होता है किस तरीके से कंडक्ट करना है उसके बारे में बताता है। तो इससे पहले तो ये बोला जाता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो किसके थ्रू किए जाते हैं, किसके नाम पे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट। यानी कल को अगर मान लो कोई भी बिल लेके आना है तो बिल जब तक
दोनों हाउस से पास नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट के एसेंट नहीं लग जाते, उस पर स्टैंप नहीं लग जाते, तो कहीं ना कहीं वो बिल वो एक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हो, कोई भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, मान लो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है साइन किया जा रहा है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट के स्टैंप लगते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी काम करती है एग्जीक्यूटिव एक्शंस करती है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट है उसके नाम पे वो करती है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप पॉलिसीज़ लेके आ रहे हो, जो भी काम करो, इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रेसिडेंट को वो आप उससे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, शेल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच अ मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी जो भी रूल्स प्रेसिडेंट ने बनाए हैं, उस रूल्स में जो भी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है कि भाई अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आ रहे हो, कुछ भी लेके आ रहे हो, तो उसमें इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो उस चीज़ को ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब कल को कोई भी सरकार कोई भी कुछ ऐसा कुछ ऑर्डर पास ना कर दे जो ऑथेंटिक ना हो, और उसमें आप प्रेसिडेंट के साइन भी ले रहे हो, तो उस ऑथेंटिसिटी को आपको मेंटेन करके रखना है, जो कहीं ना कहीं उस रूल्स में लिखी हुई हैं जो कि प्रेसिडेंट ने बता रखी हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने कुछ रूल्स बना दिए हैं, उस रूल्स को हमेशा ध्यान में रखकर जो है कोई भी ऑर्डर निकालना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट निकालना है, तो उनके नाम पर आप निकाल रहे हो, तो इसलिए आपको ख्याल रखना है कि वो ऑथेंटिक हो। साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है कि जो वैलिडिटी है उस ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट की विच इज़ सो ऑथेंटिकेटेड शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ नॉट ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है खुद उस ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट को नहीं निकाल रहे हैं, मतलब जो भी सरकार कोई ऑर्डर निकालती है, ऑर्डर पास करती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली पास करती है, तो उसमें वो पर्टिकुलर जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो ऑथेंटिक है, ठीक है, वो ऑथेंटिक तो है, बट इस बात पे उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकती हमारी जुडिशरी कि वो उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको निकाल कौन रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो निकाल रही है, प्रेसिडेंट नहीं निकाल रही। तो इस वे में हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर है या फिर इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा या नहीं, ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट तो नहीं कर सकते ना, कौन करेगा उनके बिहाफ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर करेंगे, तो इसलिए वो कितना ऑर्डर वो ऑथेंटिक है नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इस वे पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि इसको प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है शेल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम और अच्छे तरीके से हो, कन्वीनियंट तरीके से हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का हक जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, एंड उस रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो है वहाँ पे बिजनेस किया जाएगा, मतलब जो भी काम, मतलब जो भी पार्लियामेंट में जैसे वो काम किया जाता है उन रूल्स के हिसाब से जो है किया जाएगा, ठीक है। एंड जिस तरीके से फिर मिनिस्टर्स को जो जो काम अलॉट किए जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं उन रूल्स को ध्यान में रखकर जो किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो पार्लियामेंट में अच्छे से गवर्नमेंट काम कर सके, जो भी उनकी, अभी हम पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हाउस स्टार्ट होता है, तो किस तरह से पहले 0 आवर शुरू होता है, फिर क्वेश्चन आवर होता है, तो इन सब चीज़ों को हम पार्लियामेंट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 78। ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि इसमें बताया गया है प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी है। सबसे पहले इसमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, सारे के सारे डिसीजन जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी लॉ जो लेके आते हैं उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं कम्युनिकेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के साथ। नेक्स्ट, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ यूनियन एंड द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन मिले तो प्राइम मिनिस्टर को ड्यूटी बनती है कि वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट है कि इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर टू सबमिट द कंसिडरेशंस of the Council of Minister any matter on which a decision has been taken by a minister which has not been considered by the council। यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। मान लो एक मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया कि भाई इस तरीके से पॉलिसी लेके आनी, इस तरह से काम करना है, बट बाकी वो डिसीजन को कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठ के उस पर चर्चा नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है, तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर डिसीजन जो है जो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर ने लिया है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ के सुने और उसमें अपनी सहमति जताए, ठीक है, किस तरीके से वो चाहते हैं काम हो। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 88 जहाँ पे मेंशन किया गया है राइट ऑफ द मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द हाउस, यानी हाउस में किस तरीके से जो है राइट्स मिल रखे हैं मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउसेज, यानी कि हर एक मिनिस्टर जो कि प्रेजेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसके पास ये राइट है कि वो स्पीक यानी बोल सकता है, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, चाहे वो किसी भी हाउस की क्यों ना हो रही हो। यानी अगर मान लो लोकसभा की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग में कोई भी मिनिस्टर आ सकता है, उसमें अपने विचार, अपने कोई भी आइडियाज़ वगैरह कुछ भी बोल सकता है, उसमें पार्ट ले सकता है। अगर मान राज्यसभा की कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें मिनिस्टर जाके पार्ट ले सकता है। एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज, या फिर कोई भी जॉइंट सिटिंग हाउसेज की चल रही हो, जैसे लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है तो उसमें भी जाके स्पीक कर सकता है। एंड एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच मे बी नेम्ड अ मेंबर, या फिर बहुत सारी कमिटीज़ भी हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज़ बनाई जाती हैं, अगर उस पर्टिकुलर कमिटी में वो मिनिस्टर एज अ मेंबर है तो भी वो जाके जो है वहाँ पे बोल सकता है, उसमें पार्ट ले सकता है, बट ही शेल नॉट बी इंटाइटल टू वोट, बट उस कमेटी में वोट नहीं कर सकता, ठीक है।
तो इन शॉर्ट आपको बस ये याद रखना है कि अगर मान लो कोई जिस भी मेंबर को मिनिस्टर बनाया जाता है वो मिनिस्टर किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है। जॉइंट, चाहे वो जॉइंट सीट दोनों ही हाउसेस में कोई भी प्रोसीडिंग हो रही हो तो उस प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, या फिर जॉइंट सीटिंग हो रही है दोनों हाउसेस की उसमें पार्ट ले सकता है। ऐसी कोई कमेटी पार्लियामेंट की जो बनाई गई है उस कमेटी में वो मेंबर है तो उसमें वो बेसिकली पार्ट ले सकता है, ठीक है। और जिस भी कमेटी का मेंबर नहीं है वहाँ पर वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या नेचर है एडवाइस का जो कि दी जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 74 इसके बारे में बताता है कि जो भी एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको 2 अमेंडमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। पहला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, एंड दूसरा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब हम देखते हैं दोनों अमेंडमेंट में क्या चीज़ें बोली गई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। तो उसमें बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है शैल एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इन एडवाइस रेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी इसमें बोला गया था कि जो भी फंक्शंस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे उसके लिए जो भी एडवाइस उन्हें दी जाएगी उस एडवाइस को वो मानना उनके लिए ज़रूरी होगा। एक तरह से बॉन्ड कर दिया गया था कि ये एडवाइस उन्हें माननी ही माननी पड़ेगी, उस केस में उस एडवाइस को मानने से मना नहीं कर सकते। और जहाँ तक हमें पता है कि जो अमेंडमेंट है वो कांग्रेस पार्टी के टाइम पे आया था, उस समय इंदिरा गांधी थी। और क्योंकि इंदिरा गांधी यही चाहती थी कि जो भी एडवाइस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है पहली बार में उस एडवाइस को फॉलो कर ले और मना ना करे और उस हिसाब से काम करता रहे। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, उसका भी यही इफेक्ट था कि जो एडवाइस दी गई थी उस समय तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक को भी नहीं पूछा था। इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को यूज़ करके खुद से डिसीजन लेके जो है इस तरह से प्रेसिडेंट को बोला था कि आप वहाँ पे इंटरनल इमरजेंसी लगा दो, ठीक है, इंडिया में। बट बाद में जब दूसरी जनता दल पार्टी आई थी उन्होंने इस चीज़ को अमेंड किया, इसलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया गया, जहाँ पे 1978 में आया था। इसमें बेसिकली ये तो नहीं कहा कि प्रेसिडेंट को एडवाइस को नहीं मानना, बट एक तरीके से एक चांस मिल गया यहाँ पे प्रेसिडेंट को कि वो जो फर्स्ट टाइम जो एडवाइस उन्हें दी जा रही है वो चाहे तो उस एडवाइस को वापस से भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कि आप इस एडवाइस को फिर से रिकन्सिडर करो, एंड दोबारा से अगर वही एडवाइस उनके पास आती है तब उन्हें उस एडवाइस को मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी वो बाइंडिंग हो जाएंगी कि अगर मतलब जो भी एडवाइस दी गई है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि उन्हें वो माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ कब ऐड की गई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रेसिडेंट को एक तरीके से अगर उन्हें डाउट है उस एडवाइस के ऊपर, तो क्योंकि जो 42nd अमेंडमेंट था वहाँ पे अगर डाउट होता भी तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वापस नहीं भेज सकते उस एडवाइस को। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट में अगर मान लो प्रेसिडेंट को कोई डाउट होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उस केस में वो इसके थ्रू जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिर से रेफर कर सकते हैं कि भाई जो एडवाइस आप दे रहे हो एक बार चेक कर लो कि वो सही है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हर चीज़ चेक कर लो, ठीक है। बट अगर सेम एडवाइस अगर वापस उनके पास आएगी प्रेसिडेंट के पास तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी एडवाइस दी जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को, उसको आप कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ये एडवाइस क्यों दे दी प्रेसिडेंट को, ऐसे क्यों कह दिया, ठीक है। दिस प्रोविजन एम्फेसाइजेस द इंटीमेट एंड द कॉन्फिडेंशियल रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर, ठीक है। तो ये प्रोविजन कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है कि भाई जो भी एडवाइस हमारे बीच में बातचीत हो रही है तो उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कि जैसे कि हम देखते हैं अगर मान लो लोकसभा में अच्छी खासी मेजॉरिटी नहीं है रूलिंग पार्टी की तो उस समय वो डिसॉल्व हो सकती है, और जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी तो उस समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो अपना ऑफिस होल्ड करके रखेंगे, यानी उनको बेसिकली कोई हटा नहीं सकता, बिकॉज लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनका डिसोल्यूशन होगा वो मेंबर्स कहीं ना कहीं रिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं उनका होना वहाँ पे ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई और नई सरकार आने में टाइम है, तो जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, नए मिनिस्टर्स नहीं चुन पाते, तो उस समय जो भी काम वाम करना है मिनिस्टर्स को, जो भी पॉलिसीज़ लेके आनी वो उस समय करना ज़रूरी है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एब्सेंट हो जाएगी तो किस तरीके से फिर देश में जो है सरकार काम कर पाएगी, उस समय कोई इंपॉर्टेंट एक्ट लाना पड़ेगा तो कैसे लाएगी, और अगर मान लो प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस देनी हो उस टाइम पे तो वो कैसे दी जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो पावर में रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, जिस तरीके से उन्हें इंडियन एडवाइस करना है प्रेसिडेंट को वो चीज़ वो करते रहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 74 है उसने कहीं ना कहीं मैंडेटरी कर दिया है प्रेसिडेंट को कि आपको जो भी एग्जीक्यूटिव पावर आपको एक्सरसाइज करनी है वो बिना इंडियन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, जो सेंटर में जो भी गवर्नमेंट आई है वो लोगों के द्वारा चुन के आई है, मतलब तो इनके पास तो इनको कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करना, चाहे वेलफेयर करना हो, इंटीग्रिटी को बेसिकली जो नेशन की इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखना हो, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्शन के थ्रू आई है, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट को कुछ भी ऐसा काम करना है तो ज़रूरी है वो सरकार से एक बार बातचीत करे जो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा चुन के आई है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी एडवाइस दी जाती है उस एडवाइस के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है, ठीक है।
एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट एड एडवाइस, अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट इस तरीके से बिना एड एंड एडवाइस किए हुए मिनिस्टर की जो भी एड एंड एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को अगर फॉलो नहीं करते हैं और फिर कोई एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 74 को वॉयलेट करेगा। ठीक है, बिकॉज आर्टिकल 74 यही तो चीज़ कह रहा है कि प्रेसिडेंट को जो भी काम करना है वो एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति से करें। बट अगर मान लेते प्रेसिडेंट ने उनसे एडवाइस ली नहीं या फिर उनके एडवाइस को फॉलो ही नहीं किया और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस समय जुडिशरी उस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकती है और हमारे जो आर्टिकल 74 है इसको वायलेशन माना जाएगा। देन हम देखेंगे कि जो 1974 में कोर्ट ने बेसिकली कहा कि वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट कितना सेटिस्फाई है नहीं है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, बट इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद वूज एड एंड एडवाइस ऑन विच एडवाइस द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस पावर। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं कि जब आप देखते हो कि इमरजेंसी लगानी होती है तो उस समय जब प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी किया जाता है तो उस समय प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन पे किया जाता है। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन को, यानी पर्सनली वो क्या फील करते हैं, उन्हें क्या लगता है कि किस तरीके से उस कंडीशन को रिजॉल्व करना है, कैसे इमरजेंसी लगानी है, तो वो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन को वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। वो जो सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज़ हुआ है वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सेटिस्फैक्शन को दर्शाता है कहीं ना कहीं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी जो सेटिस्फैक्शन रहेगी, उनका जो डिसीजन रहेगा वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग होगा हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर और प्रेसिडेंट को उस हिसाब से अपनी पावर्स को फंक्शंस करना है, ठीक है, एक्सरसाइज करना है अपनी पावर्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स किस तरीके से होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा था, और बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज अ मिनिस्टर जो कि रिकमेंडेड हो बाय द प्राइम मिनिस्टर। देन यहाँ बोला गया कि जो यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा के मेंबर्स को ही सिर्फ मिनिस्टर बना सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, राज्यसभा के भी मेंबर्स को अगर हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर चाहें तो राज्यसभा के अगर कोई मेंबर उन्हें लगता है कि वो उसके लिए कैपेबल है तो उसको मतलब मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बोला गया पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो भी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, बट कितने महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने तक के लिए वो मिनिस्टर बन के रह सकता है और 6 महीने के अंदर उसे दोनों हाउसेज में किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ही मस्ट बी अ मेंबर आइदर बाई इलेक्शन के थ्रू वो मेंबर बने या फिर नॉमिनेशन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था नॉमिनेशन भी की जाती है, प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। तो या तो आप इलेक्शन करके जिस पर्सन को आपने मिनिस्टर बनाया है, तो क्योंकि वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, या तो इलेक्शन करके आप उसको मेंबर बना दो दोनों हाउस में, किसी भी हाउस का, चाहे लोकसभा का मेंबर बना दो या राज्यसभा का मेंबर बना दो, या फिर नॉमिनेशन, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो नॉमिनेट करके उसको मेंबर बना सकते हैं राज्यसभा का। ठीक है, तब भी जो है वो फिर बाद में मिनिस्टर की तरह काम कर सकता है। बट अगर वो मेंबर नहीं बन रहा है दोनों हाउसेस में किसी का भी, तो उसका जो मिनिस्टरशिप है वो कहीं ना कहीं उससे छीन ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बोला गया कि मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू स्पीक और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस, बट ही कैन वोट ओनली इन द हाउस विच इज़ द मेंबर। ठीक है, यानी कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो मिनिस्टर कोई भी हाउस की प्रोसीडिंग क्यों ना चल रही, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की प्रोसीडिंग चल रही हो, तो उस प्रोसीडिंग में जो है पार्ट भी ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बट वो वोट सिर्फ उसी प्रोसीडिंग में डालेंगे जिस हाउस के वो मेंबर होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक मिनिस्टर है, वो लोकसभा के मेंबर है, ठीक है, बट क्योंकि राज्यसभा में प्रोसीडिंग चल रही है तो उस प्रोसीडिंग में वो मिनिस्टर पार्ट ले सकता है, बट क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो वो राज्यसभा की उस जो भी प्रोसीडिंग चल रही होगी उसमें जो भी डिसीजन लिए जा रहे होंगे तो उसमें वोट नहीं डाल सकते। हाँ, अगर लोकसभा में प्रोसीडिंग चल रही है, लोकसभा में डिसीजन लिए जा रहे हैं, वहाँ पर वोटिंग हो रही है, तो वो मिनिस्टर वहाँ पर अपना वोट डाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ वही मिनिस्टर वोट डाल सकता है जो कि उस पर्टिकुलर हाउस का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ओथ एंड सैलरी है हमारे मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, यानी कोई भी मेंबर को जब मिनिस्टर बनाया जाता है तो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले प्रेसिडेंट जो है उनसे ओथ दिलवाते हैं, ओथ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, उस ओथ में बेसिकली उन्हें क्या क्या बोलना पड़ता है, पहला कि वो ट्रू फेथ रखेंगे और एलिजेंस शो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बनाने में हेल्प करेंगे, फेथफुली एंड कॉन्शियसली वो डिस्चार्ज करेंगे, जो भी ड्यूटीज़ उनको दी गई है उसको अच्छे से काम करेंगे, और टू डू राइट टू ऑल दी मैनर ऑफ पीपल। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर ऑफ फेवर, अफेक्शन और इल विल। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी भी सेम यही होती है, और जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी भी सेम होता है। ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, लोगों के लिए अच्छे से उनके वेलफेयर के लिए काम करना, बिना किसी फियर के कोई डर नहीं रखना, कोई फेवर नहीं देना किसी को, और इंडिया की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी, उसको भी मेंटेन करते हुए चलना है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें ओथ के तौर पर लेनी पड़ती है। In his oath of secrecy, the minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal any persons any matter that is brought under his consideration। यानी कि जो भी मिनिस्टर के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो ना ही वो डायरेक्टली किसी को बोल सकता है,
ठीक है, ना ही इंडायरेक्टली किसी को बता सकता है, ठीक है, बिकॉज उसने अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले सीक्रेसी ऑफ ओथ ली थी। उस ओथ के हिसाब से उनको जो भी मैटर उसके पास आया है, जो भी पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं, उस पॉलिसी को तब तक जो है मीडिया में या फिर बाहर लोगों में आप तब तक नहीं बता सकते जब तक जो उसने बोला ना गया हो, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है ना ही डायरेक्टली आपको कन्वे करना है, ना ही इनडायरेक्टली आपको कम्युनिकेट करना है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को, ठीक है। एंड कब एक्सेप्ट कौन सी चीज़ में आप कर सकते हो, तो जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मिनिस्टर, यानी अगर उसकी जो भी ड्यूटीज़ वगैरह उसके बारे में कुछ पूछ रहा है या फिर कुछ है कि वो आप बता सकते हो, तो वहाँ पे आप उसको बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, कि 1990 में एक ओथ थी जो ली थी देवीलाल ने, ठीक है। देवीलाल जो कि उस समय जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए बेसिकली अपॉइंट किए गए थे, किसको, देवीलाल जी को। एंड जब वो ओथ ले रहे तो कहीं ना कहीं इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया, इसको चैलेंज किया गया कि जो ओथ वो ले रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। क्यों? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ओथ लिखी हुई है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ओथ बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ओथ लेना है, मिनिस्टर्स की ओथ बता रखी है, बट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई ओथ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं कर रखी। तो इस चीज़ के ऊपर नहीं क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये कैसे ओथ ले सकते हैं, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ का केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ओथ देवीलाल जी ने ली है एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, वो ओथ कहीं ना कहीं वैलिड है। और उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब इस तरीके से कहा कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो एक डिस्क्रिप्टिव ओनली, मतलब वो उनकी जो पोस्ट है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नेचर की है, ठीक है। और सच डिस्क्रिप्शन डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी उनका जो पोस्ट उन्हें मिली है एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, ये नहीं है कि उनके जो सारे पावर्स उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर के मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, भले प्राइम मिनिस्टर की ओथ के बारे में लिखा हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ओथ के बारे में नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दूँ। और जो पोस्ट है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नेचर में है, उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को सारी की सारी पावर्स जो होती है प्रेसिडेंट की वो उससे मिल जाएगी, ठीक है। तो वो भी एज अ मिनिस्टर के तौर पर ही काम करेगा, भले वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, ठीक है। इट रूल दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिस्टर, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर सच एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि नॉर्मली अगर देखें तो जैसे हमारे पास और भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, जैसे मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर होता है, तो जैसे ये सब होते हैं वैसे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो इनको एज ए मिनिस्टर की तरह ही आपको कंसिडर करना है। और क्योंकि जब आप मिनिस्टर की तरह से कंसिडर करो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, तो जो मिनिस्टर की ओथ है वही हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ओथ ले सकता है, तो इसमें कोई भी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। एंड देयर इज़ नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वेटेड द ओथ टेकन बाय हिम, जो भी ओथ, मतलब भले कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ओथ नहीं मेंशन की गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ओथ वो लेंगे उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशन कह दोगे, ठीक है, बिकॉज आपको उसको एज अ मिनिस्टर के तौर पे ही कंसिडर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी सैलरी अलाउंस वगैरह होता है कि मिनिस्टर्स को कितना सैलरी मिलेगा, कौन डिटरमाइन करता है। देन आप देख सकते हो कि जो पार्लियामेंट आप देखते हो कि डिटरमाइन करता है कि क्या सैलरी अलाउंस रहने वाली है, तो उसके तौर पे उसके लिए कि क्या सैलरी किसको देनी है, तो उसके लिए 1952 में जो है एक सैलरी एंड अलाउंस मिनिस्टर एक्ट 1952 में पास किया गया था। एंड इस एक्ट के हिसाब से जो भी डिसाइड किया होगा कि इतना सैलरी देना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने उतना डिसाइड किया, ठीक है। देन यहाँ पे बताया गया कि मिनिस्टर गेट द सैलरी एंड अलाउंस दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी कि जो मेंबर ऑफ, क्योंकि मिनिस्टर जो है मिनिस्टर तो है बट उससे पहले वो एज अ एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जो भी सैलरी अलाउंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है वो सैलरी जो है मिनिस्टर को भी दी जाएगी। इसके अलावा क्योंकि वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो नॉर्मली जो एमपी की सैलरी वो एमपी की सैलरी उन्हें मिलेगी, प्लस उन्हें क्या मिलेगा, एडिशनली एक समचुरी अलाउंस मिलेगा अकॉर्डिंग टू इट्स रैंक, ठीक है, कि रैंक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो मिनिस्टर की जितनी इंपॉर्टेंट रैंक रहेगी उस रैंक के हिसाब से जो एक समचुरी अलाउंस भी मिलेगा। इसके साथ साथ फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें बोला गया है कि जो फंक्शनल प्रिंसिपल होता है अंडरलाइनिंग द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो मेजर फंडामेंटल प्रिंसिपल जो देखने को मिलता है वो ये है कि जो भी यहाँ पे मिनिस्टर्स काम करते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए, ठीक है ना। हमारा जो आर्टिकल 75 है जो क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, तो वो आर्टिकल 75 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर मेंशन किया गया है। दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर्स ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा फॉर देयर एक्ट ऑफ फॉर्मेशन कमीशन, यानी जो भी एक्ट वो लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी एक्ट या पॉलिसीज़ वो लेके आ रहे हैं उसके लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए, ठीक है। यानी अगर कल को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं करते या फिर उनके बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर मान लो कोई एक मिनिस्टर है उसके द्वारा कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया है जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, बाकी मेंबर्स को सही नहीं लगता है, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर उसको रिज़ाइन करने को कह दे या फिर वो खुद रिज़ाइन कर दे, ठीक है, बिकॉज उसको वो डिसीजन सही नहीं लगा। जिनको वो डिसीजन सही नहीं लग रहा है वो रिज़ाइन कर दे, बिकॉज जब तक आप उस कैबिनेट के या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एज अ मिनिस्टर के तौर पर आप हो, मेंबर हो उसके, तब तक आप उस डिसीजन को जो है आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। या तो आप उस डिसीजन को फॉलो कर सकते हो साथ में, या फिर उसको जो है अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ पर जनरेट हो रहा है, अगर आपको वो डिसीजन सही नहीं लगता है तो आप
आप एज अ मिनिस्टर के तौर पर रिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। यही 2 ऑप्शन होते हैं। आप भले उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हो लोकसभा के लिए, और जब आप कैबिनेट में बैठे हुए हो तो जो भी मिनिस्टर्स वहाँ पे है उन्हें कलेक्टिवली डिसाइड करना है उस पर्टिकुलर इशू को कि वो सहमत है नहीं है, ठीक है। अगर मान लो किसी पर्सन को सच में कोई दिक्कत है कि भाई ये जो इशू है या फिर जो पॉलिसीज़ लाई जा रही है वो सही नहीं है, तो वो एज अ मिनिस्टर तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, बट उसको जब भी रिज़ाइन करना होगा तो रिज़ाइन करके वो एज अ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट तो रहेगा, तो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन के वो उसको क्रिटिसाइज़ कर सकता है, उसके बारे में क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। बट जब तक वो मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट में, तब तक वो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। और जब हम बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसका मतलब है द वर्क एज अ टीम, मतलब टीम की तरह उन्हें काम करना है, ठीक है। सहमति हमेशा होनी चाहिए। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है कैबिनेट के अंदर, तो उसमें हर एक मिनिस्टर को उस पर्टिकुलर डिसीजन से सहमत होना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वो टीम की तरह काम कर रहे हैं। अगर वो तैरेंगे भी तो साथ में तैरेंगे, डूबना भी होगा तो साथ में डूबेंगे, ठीक है। व्हेन द लोकसभा पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर हु आर फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, कि मेजॉरिटी नहीं रही या फिर जो मेंबर्स उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया पार्टी को, तो उस केस में अगर मान लो लोकसभा कि वो मोशन पास हो जाता है, तो उसमें कोई एक मिनिस्टर नहीं बेसिकली रिज़ाइन करेगा, उसमें सारे के सारे मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा। एंड वो मिनिस्टर भी जो राज्यसभा में, बिकॉज राज्यसभा के कुछ मेंबर्स को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो राज्यसभा का कोई मेंबर एज अ मिनिस्टर है तो उसको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के लिए। और जो भी एक्टिव पॉलिसीज लाते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं कि जो लोकसभा के मेंबर हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई जो भी एग्जीक्यूटिव है कैबिनेट में, जो भी मिनिस्टर्स जो भी काम कर रहे हैं, तो उससे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और उन्हें उसका रिप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर मान लेते हैं अगर वो अकाउंटेबल नहीं है, वो नहीं बेसिकली कन्वे कर पा रहे कि किस तरीके से वो पॉलिसीज़ लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट नहीं रहेगा, तो वो बोलेंगे कि मिनिस्टर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस पार्टी को सपोर्ट नहीं दिया, फिर अपना सपोर्ट भी खींच लिया, तो आप कह सकते हो उस दिन सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बेसिकली हम देखते हैं लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है काम करती रहेगी जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती। और इस केस में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तो उसमें हर एक मिनिस्टर को, ईच मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन सेपरेटली, उससे हर एक मिनिस्टर को सेपरेटली रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अमाउंट टू द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि उस समय जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस समय हर एक मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो उसका मतलब यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। इसके अलावा जो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, ऑन द ग्राउंड दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन, ठीक है। जब उन्हें लगेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि भाई अच्छे से काम नहीं हो रहा है, या फिर जो हाउस है कहीं ना कहीं वो एक अच्छे फेथफुली काम नहीं कर रहा है, तो उस समय आप बेसिकली न्यू इलेक्शन के लिए, फ्रेश इलेक्शन के लिए आप प्रेसिडेंट को बोल सकते हो, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अब इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली अब नहीं रहेगा, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो भले ही काम करते रहेंगे, बट उनके द्वारा जो भी एडवाइस दी जाएगी फिर वो ऑब्लाइज नहीं होगी प्रेसिडेंट को, ठीक है। इफ़ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद दी कैबिनेट डिसीजन, ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर बैठे हैं, तो कैबिनेट ने जो भी डिसीजन लिया उससे एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं कहीं ना कहीं, तो इट्स नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट मस्ट रिजाइन। तो अगर वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। सेवरल मिनिस्टर हैव रिजाइंड इन द पास्ट ओइंग टू देयर डिफरेंस विद द कैबिनेट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, पास्ट में भी देखा गया कि जो कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया था, तो बाकी जो मिनिस्टर्स जिन्हें इससे प्रॉब्लम थी उन्होंने जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तहत उसको रिजाइन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने रिज़ाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंस विद द कलीग विद द हिंदू कोड बिल 1953। जो हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था उसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन डिफरेंट रखते थे, वो नहीं चाहते थे ये सब चीज़ें हों, बट क्योंकि वो एज अ मिनिस्टर तो कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने उस समय रिज़ाइन कर दिया था। देन हम बात करते हैं C.D. देशमुख ने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू हिज डिफरेंस ऑन द पॉलिसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, में जो भी पॉलिसी आ रही थी उसकी वो कहीं ना कहीं उससे सहमत नहीं थे। इसके बाद बात करें अरीफ मोहम्मद ने रिज़ाइन किया था ड्यू टू हिज अपोजिशन टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 भी आ रहा था, तो वो भी इससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं थे अरीफ मोहम्मद, तो उन्होंने भी जो है इस पर रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं कैबिनेट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है, अगर कोई मिनिस्टर उससे एग्री नहीं करता है तो वो उसको, ठीक है, रिज़ाइन कर सकता है अपनी पोस्ट से, एज अ मिनिस्टर वो रिज़ाइन कर सकता है। देन एज अ मेंबर जब वो रहेगा लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, तो वो तब जाके अपने जो भी पॉइंट्स रखना चाहता है, उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहता है, तब वो कर सकता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे आर्टिकल 75 आल्सो कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है, और इसमें कहते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट अ टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। यानी लोकसभा के अंदर जो है कॉन्फिडेंस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उस दौरान भी क्या प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मिनिस्टर्स को? नहीं, उस दौरान नहीं कर सकते। यानी जहाँ पे बात की जा रही प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो तभी हो सकता है जब मान लेते हैं कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है, कॉन्फिडेंस नहीं है उस समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो उस समय जो है मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, बट उससे पहले नहीं। हाँ, अगर मान लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को कि ये जो मिनिस्टर जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, तो उस केस में उसको रिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो रिज़ाइन कर दे खुद, या फिर प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं। देन ये हाउएवर द प्रेसिडेंट रिमूव अ मिनिस्टर ओनली, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि प्रेसिडेंट रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन केस अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिससेटिस्फैक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर आस्क हिम टू रिज़ाइन, या तो रिज़ाइन कर दे वो, या फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप इसे डिसमिस कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज आप सोच सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐसे हमने बात की थी 60 से 70 मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, एंड इसका एक 20 से 30 आपको जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे वो कैबिनेट में होंगे। तो कैबिनेट जो भी डिसीजन ले रहा है कहीं ना कहीं वो इन मिनिस्टर को, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉलो करना ज़रूरी है। बिकॉज आप सोच सकते हैं कि 60 to 70 मिनिस्टर्स हैं, अब जो भी कैबिनेट डिसीजन ले रही है बहुत मुश्किल है कि पूरे के पूरे लोग मान जाएँ, बट उसे मानना ज़रूरी होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो सरकार बनी हुई है उसको एक तो इतनी मेजॉरिटी मिली हुई है, ऊपर से पूरा देश उनको देख रहा है कि अगर मान लो जो सरकार चुनी हुई है, जैसे जनता के लिए काम करना है, वही इस तरह से डिसीजन नहीं ले पा रही है जो अपने मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं सहमत कर सके अपनी पॉलिसी से, तो किस तरह से वो वहाँ पे बैठ के डिसीजन लेंगी। तो उस केस में गलत इम्पैक्ट ना पड़े सोसाइटी में उस चीज़ का, या फिर लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई सरकार को जो हमने बनाया उनके आपस में उनके बीच में सहमति नहीं है, तो किस तरीके से वो कल को हमारे लिए काम कर सकते हैं, हमारे पॉलिसीज़ ला सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे लोकसभा के लिए। बिकॉज ये चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो कल को जो भी डिसीजन कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा, तो जो लोग सहमत हैं वो उसमें सहमति दिखाएंगे, जो लोग इसके अगेंस्ट हैं तो वो उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो रिज़ाइन कर दे। बिकॉज आप सोच सकते हैं 60 to 70 मिनिस्टर्स वहाँ पे हैं, उसमें से अगर मान लो कल को 5-10 मिनिस्टर्स उसको अपोज कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। बिकॉज मेजॉरिटी अभी भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप भी सबकी हाँ में हाँ मिलाओ, उसको सपोर्ट करो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के उसे क्रिटिसाइज़ करो, ठीक है। क्वेश्चंस पूछो मिनिस्टर से कि आप ऐसा क्यों करें, तो उसके लिए पहले आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी मिनिस्ट्री से। देन हम देखते हैं बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर द प्राइम मिनिस्टर कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चीज़ में हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने क्या ऑब्जर्व किया है, तो वो B.R. अम्बेडकर जी मानते हैं जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर हम प्राइम मिनिस्टर को इतना स्ट्रॉन्ग रखें तभी हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर अनलेस एंड अनटिल वी क्रिएट दैट ऑफिस एंड एंड्योर दैट ऑफिस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू नॉमिनेट एंड डिसमिस मिनिस्टर दैट कैन बी नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, कि इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो भी मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हो, कलेक्टिवली उस चीज़ को लें, एक साथ टीम वर्क करके काम करें। अगर वो सिंग कर रहे हैं तो साथ में सिंग करें, स्विम करें तो साथ में स्विम करें, एंड लोकसभा में उनकी जो है कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट रहे, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम कहेंगे नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, बट हम देखते हैं क्या चीज़ है ये। ब्रिटेन में देखा जाए तो कोई भी ऑर्डर जो कि निकाला जाता है किंग के द्वारा फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज काउंटर साइन बाय मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर उस चीज़ को काउंटर साइन करते हैं, ठीक है। इफ़ द ऑर्डर इज़ इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ, जो भी ऑर्डर निकाला गया है वो अगर वॉलेट करता है किसी भी लॉ को, तो मिनिस्टर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो मिनिस्टर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कि भाई आपने इस तरीके का ऑर्डर क्यों पास किया, भाई आपके ऑर्डर लाने से भाई दंगे फसाद हो गए, मारकाट बच चुकी है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर ने जो पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया उसकी वजह से अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, तो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उस पर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं कि आप इस तरीके का ऑर्डर कैसे ला सकते हो। बिकॉज जो भी आपने ऑर्डर लाया उसमें आपने काउंटर साइन किया, अपने साइन किया उसमें, तो आपको लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा उस सभी चीज़ों का जो कि उस एक्ट में या फिर उस ऑर्डर में चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। बिकॉज वो आपके द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है। एंड फिर उसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है द लीगली एक्सेप्टेड फ्रेज इन ब्रिटेन इज द किंग कैन डू नो रॉन्ग हैंस ही कैन नॉट बी स्यूड इन एनी कोर्ट, ठीक है। मतलब द किंग कैन डू नो रॉन्ग, अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप उसे कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते। बट अगर मान लो कुछ गलती कर दी गई है उस पर्टिकुलर ऑर्डर में या फिर कुछ भी बिल आ रहा है तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जुडिशरी आपको बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर आपने कुछ आपके इस पर्टिकुलर ऑर्डर से कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया तो उसमें आपको पनिशमेंट भी दे सकती है, ठीक है।
बट हमें ध्यान में ये रखना है कि इंडिया में इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कहीं ना कहीं एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो मिनिस्टर को, ठीक है। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट द ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटरसाइड बाय द मिनिस्टर, यानी जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला जाता है पब्लिक एक्ट के लिए तो ज़रूर नहीं है उस ऑर्डर को जो है मिनिस्टर के द्वारा से काउंटर साइन किया जाए। मोर ओवर द कोर्ट आर बेयर्ड फ्रॉम इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडेड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, एंड जो भी एडवाइस जो है दी जाती है मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस कहीं ना कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते उस कोर्ट में, ठीक है। यानी आज की डेट में हमारे मिनिस्टर्स कोई भी ऑर्डर्स निकाले या फिर प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर निकाले जिसमें आप मिनिस्टर्स की काउंटर साइन नहीं करवा सकते और ना ही उनको वो लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट लाने से मिनिस्टर ने, अगर मान लो उस एक्ट के कारण कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों नहीं हो गई हो, बट आप उसके लिए किसी भी मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। बिकॉज जो भी उन्होंने काम किया अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में रह के काम किया है, कल को जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, अगर उस एडवाइस से कुछ मान लो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उस केस में भी आप जो है जुडिशरी जो है उस एडवाइस के लिए कहीं ना कहीं लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती हमारे मिनिस्टर्स को, ठीक है। बिकॉज जो भी एडवाइस दी जा रही है वो प्रेसिडेंट एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके बीच में है, तो वहाँ पे कोर्ट कहीं ना कहीं इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।